देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। शायद हम लोग बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। ठीक है, शायद शेयर होगा। ठीक। गुड इवनिंग क्रिश। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, हम लोगों ने लास्ट दिन जो है रिग्रेशन लाइन जो है ये स्टार्ट किया था। इसका कंसेप्ट भी देख लिया था हम लोग को, सिर्फ जो है इसका प्रॉपर्टीज जो है वो करना पड़ेगा। अच्छा तो देखो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन बाकी है। गुड इवनिंग तुषार। गुड इवनिंग मैम। अच्छा एक क्वेश्चन बाकी है, ये वाला हम लोग करेंगे। दैट इज 17.1। ये बता देते हैं कैसे होगा। देखो यहाँ पर बोला है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट द एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स इन लैक्स ऑफ रुपीज। बोल रहे हैं ये डेटा जो दिया हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट कितने का एडवर्टाइजमेंट हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के बाद कितना सेल्स जो है हो रहा है, वो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। हम लोग को बोल रहा है एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन बनाओ। देखो कैलकुलेशन करना यहाँ पर जरूरी नहीं सिखाना, वो तो मैंने बोल दिया है, फॉर्मूला जैसे है वैसे करना है, हम दिखा देंगे अभी फिर भी। लेकिन एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन मतलब क्या करना है। रिग्रेशन इक्वेशन दो होता है, एक होता है एक्स ऑन वाई, एक होता है वाई ऑन एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिपेंड्स ऑन। अब हमें ये पता करना है कौन किस पे डिपेंड है। पहले डेटा को एक्स से डिनोट करेंगे और दूसरे डेटा को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मानसी। मैम। अच्छा तो देखो एक्सपेंडिचर को हम लोग एक्स से डिनोट करेंगे, सेल्स को वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है। रिग्रेशन लाइन का मतलब ही होता है या तो एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना होता है या वाई ऑन एक्स, या फिर दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रिलेशनशिप समझना पड़ेगा कौन किस पे डिपेंड है। तो ऑब्वियसली जो सेल है वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड है। देखो सेल कम होगा कि ज्यादा होगा वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। हम लोग जितने अच्छे से अपना एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे सेल हम लोग का उतना बढ़ेगा। जितने कम मतलब एडवर्टाइजमेंट जितना हम लोग मतलब एडवर्टाइजमेंट में अगर खर्चा नहीं करेंगे तो सेल्स भी बूस्ट नहीं होगा। तो सेल्स जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट कभी सेल्स पे नहीं डिपेंड करता है कि सेल कम ज्यादा हुआ तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट कम ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये एक्स है तो हमें यहाँ पर एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब यही होता है कि हमें यहाँ पर कौन सा इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो समझ में आना चाहिए। तो हम लोग को एक्स ऑन वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हम करके दिखाते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17.18। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स ऑन वाई। इसका मतलब होता है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स माइनस एक्स बार। देख लो कैसे बनता है एक्स डिपेंड्स ऑन वाई का। ठीक है, ये देखो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई का इक्वेशन बनेगा हम लोग का एक्स माइनस एक्स बार। एक्स डिपेंड्स ऑन वाई है बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई पर। ठीक है, तो इसे याद करना पड़ेगा, बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई, वाई माइनस वाई बार। अच्छा तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए, वाई बार चाहिए। अब देखो हम ना पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि तुम लोग एक्स बार वगैरह कैलकुलेट कर पाओगे। एक्स बार कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर ये एक्स है इसका टोटल करना है समेशन एक्स। ठीक है, और ये अगर वाई है इसका टोटल करना है समेशन वाई। तो समेशन एक्स कितना होगा, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हम यहाँ से देख के लिख देते हैं 55 और समेशन वाई 113। ठीक है, ये तो सिंपल ऐड करोगे, वो तो तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो तुम लोग को मिल जाएगा कितना आंसर है। और एक्स बार फाइंड आउट करना है तो कितना होगा, डिवाइडेड बाई 5। 5 डेटा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे पहले एक्स बार।
समेशन x बाई n, और समेशन x कैसे निकालोगे, जितने भी x रिलेटेड डेटा है उसको ऐड करके, तो ये हो गया 11, और ये y बार कैसे निकालेंगे हम लोग, समेशन y बाई n करके, ठीक है। तो हम डेटा जो है देख के ही लिख रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेट करोगे, देखो कौन सा डेटा आएगा वो तो हमें भी नहीं पता, तुम लोग को तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ से देख के लिख रहे हैं ताकि हम लोग का ऐड करने में टाइम बचे। 22.6 हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने x बार y बार निकाल लिया। अच्छा, x तो हमें एज इट इज रखना है, x बार हम लोग को मिल चुका है, x बार है हम लोग का 11, ठीक है। अच्छा, अब bxy अभी भी बाकी है, bxy कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करेंगे तब लिख लेंगे y माइनस y बार हो गया 22.6। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है bxy। अब bxy कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका दो फॉर्मूला था हम लोग के पास, देखो bxy ऐसे फाइंड आउट हो जाएगा, x कॉमा वाई, कोवेरियंस फाइंड आउट करना है x कॉमा वाई में, और नीचे हो जाता है वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोग ये क्या बना रहे हैं, x डिपेंड्स ऑन y, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कौन है, x तो डिपेंडेंट है तो y इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वेरिएंस निकालना है यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y स्क्वायर। ये देखो मैंने लास्ट दिन लिखवाया था जब फॉर्मूला, तब यहाँ पर मैंने बताया, तो ये देखो यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना है ये वाला, ये एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है, एक्स ऑन वाई का मतलब हो जाएगा हम लोग का, ये देखो बी एक्स वाई, और बी एक्स वाई कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो बी एक्स वाई हम लोग को फाइंड आउट करना है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ स्क्वायर वाई। क्यों वाई हुआ, क्योंकि नीचे क्या लिखना पड़ता है, वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये दोनों में इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई है तो वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब कॉब एक्स वाई कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला हम लोग पहले चैप्टर में कर चुके, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। गुड इवनिंग तनु। गुड इवनिंग मैम। समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, ये फॉर्मूला था। और एस डी का स्क्वायर है, तो एस डी का फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर, और रूट होता था एस डी पे, अब वेरिएंस है तो रूट हट जाएगा। अब हम फिर से हम वही बोलेंगे कि हम देख के ही लिखेंगे आंसर, एक्स वाई निकालना है तो कैसे निकालोगे, ऐसे x ये x है ये y है, तो x y कैसे निकालोगे, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 8 इंटू 18 फिर प्लस हो जाएगा 10 इंटू 20, ऐसे करके देखो यहाँ पर आंसर आ चुका है 1284, ठीक है। लिखा हुआ है, हम इसी को देख के लिख रहे हैं, कैलकुलेशन तो तुम लोग कर ही लोगे, उसको हम अलग से और नहीं दिखा रहे। 1284। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। 1284 डिवाइडेड बाई हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। 5 वेरिएबल्स है मतलब 5 डेटा है, और समेशन एक्स बाई एन, समेशन एक्स बाई एन अभी अभी कैलकुलेट किया था 11, और ये 22.6, तो हम लिख लेते हैं 11 और 22.6 भी लिख सकते हो, और अगर चाहो तो पूरा डेटा लिख के भी कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर यही जो डेटा मिल चुका है उसी को लिख लिया। समेशन एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स माना है तो इसका स्क्वायर, तो यानी 64 प्लस 100 ऐसे करके देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया है 633, ठीक है। तो 633 हो रहा है, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग का आएगा 633 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 वेरिएबल्स है। समेशन एक्स बाई एन 11 हुआ था तो 11 का स्क्वायर, ये देखो समेशन एक्स बाई एन 11 हुआ था, ठीक है। पूरा चीजें हम करके दिखा रहे हैं तुम लोग को, क्या करना है नहीं करना है, बस तुम लोग को हम कैलकुलेशन और नहीं करके दिखा रहे, यहाँ से कर सकते हो तुम लोग आराम से। 1284 डिवाइडेड बाई 5, 256.8 माइनस 11 इंटू 22.6, तो ये हो गया 248.6 माइनस 256.8, तो ये हम लोग का हो जाएगा 8.2। ये माइनस नहीं होगा, मैंने ये डेटा को बाद में लिखा इसीलिए नेगेटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, 633 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 126.6 माइनस 11 का स्क्वायर यानी 121, हाँ 121 माइनस 126.6, तो ये हो गया हम लोग का 5.6। 8.2 डिवाइडेड बाई 5.6, तो ये आंसर आ रहा है हम लोग का 14.6। देखते हैं सही आया कि नहीं। अच्छा 1.4 मेरा क्या गलत हो गया, 14
8.2 डिवाइडेड बाई 5.6 1.4 ही आएगा। मैंने शायद 5.6 के जगह 56 लिख दिया होगा गलती से, इसी वजह से इतना ज्यादा आ गया। 1.46 देखो सेम आंसर आ गया। इन्होंने एन वाला फॉर्मूला लिया, हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला सीखे, उसी से करेंगे। ठीक है, अलग अलग इतना सारा वेराइटीज ऑफ फॉर्मूला याद रख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें तो कुछ वहां पर स्पेसिफिकली फॉर्मूला बोलेगा नहीं कि इसका एप्लीकेशन करो उसका एप्लीकेशन करो। हमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देगा तो हमें सिर्फ सॉल्व करके एमसीक्यू में टिक करना है। तो कोई भी चीज हम लोग याद रख सकते हैं, कोई फॉर्मूला तो हम लोग एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। अलग अलग जैसे देखो यहाँ पर देखने से पता चलेगा एन रिलेटेड एक फॉर्मूला लिख रहा है हम लोग। एन मतलब क्या, इसको यही वाला फॉर्मूला इसको सॉल्व किया है ना, तो वो जो एलसीएम कर दिया तो एन को जो है एन हट गया है नीचे से। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई होके चला गया, तो ये देखने में नया जैसा लग रहा है बट है नहीं कुछ नया फॉर्मूला। मतलब अगर इसको एलसीएम करोगे ना तो ये एन आ जाएगा समेशन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ऐसे हो जाएगा। फिर नीचे ये एन स्क्वायर होगा तो ऊपर एक एन आ जाएगा, तो उसी के हिसाब से किया हुआ है। तो ये कोई नया फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, अब हम लोग का ये आ गया 1.46, ये जो कोफिशिएंट वेरिएंस है 1.46 आ गया। तो x माइनस 11 1.46 यहाँ पर लिख देंगे 1.46y माइनस 1.46 इंटू 22.6, तो ये हम लोग का आ रहा है 32.996। मैंने पूरा ही लिख दिया 32.996। अब x डिपेंड्स ऑन y है तो x रिलेटेड वेरिएबल इधर रखेंगे, बाकी डेटा इधर ट्रांसफर करेंगे। 1.46y माइनस 32.996 प्लस 11, देखते हैं कितना आता है। ये माइनस रहेगा, इसमें प्लस 11 करेंगे तो ये हो गया 21.996। तो ये इक्वेशन आ रहा है x इक्वल टू 1.46y माइनस 21.996, या फिर अप्रोक्सीमेशन में 22। देखते हैं इन्होंने किस तरीके से लिख रखा है। अच्छा y, एक सेकेंड, 113, मैंने तो इसे डिवाइड कर दिया, इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ कुछ दिया था y इक्वल टू 6.4927 1 पॉइंट, सेल्स डिपेंड्स ऑन y डिपेंड्स ऑन x, मैंने क्या निकाल दिया, ये ना, मैंने इसका उल्टा निकाल लिया। बोला मैंने कुछ और लिख दिया कुछ और। अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि सेल जो है वो डिपेंड करेगा ना एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो सेल पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर मैंने इसको एक्स और वाई लिया था, लेकिन लिखने के टाइम पे मैंने उल्टा लिख दिया। तुम लोगों ने भी मुझे एक बार नहीं बताया, तो ये देखो ना, ये मुझे लिखना चाहिए। देखो मुझे क्या लिखना है, सेल्स डिपेंड्स ऑन वाई, यही तो मैंने बोला, सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो सेल मैंने क्या माना है, मैंने बोला पहले डेटा को एक्स मान लो दूसरे को वाई मान लो। तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स मुझे निकालना था ना, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ये गलत हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, y डिपेंड्स ऑन x है तो इसका हम लोग को इक्वेशन जो है कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। y डिपेंड्स ऑन x जो है इसमें हो जाएगा y माइनस वाई बार b वाई एक्स, x माइनस x बार। ठीक है, ये सब तो डेटा एज इट इज रहेगा, ये हम लोग का बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, ये पूरा ही हटाना पड़ेगा। मैंने बोला कुछ और लिख दिया दूसरा। यहाँ पर 22.6 होगा, जैसे डेटा रहेगा वैसे ही पुट करेंगे ना। ये 11 होगा, वो तो ऑपोजिट लिखा हुआ था। अब निकालना पड़ेगा बी बाई एक्स, बी बाई एक्स। तो ये मेरा सही कैसे आया, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा y, लाइन ऑफ y ऑन x, y ऑन x। तो y ऑन x होने से b बाई एक्स शायद एज इट इज डेटा निकल रहा है, इसी वजह से आंसर में मतलब b बाई एक्स का आंसर आ जा रहा है। हमें b बाई एक्स निकालना है। ठीक है, तो b बाई एक्स ही निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा b बाई एक्स, b बाई एक्स। तो कॉफ तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, मतलब y डिपेंड्स ऑन x, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ हम लोग को y डिपेंड्स ऑन x, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरिएंस लिखना पड़ेगा। अच्छा मैंने ना यहाँ पर देखो बाय चांस ये समेशन x स्क्वायर लिख दिया,
तो इसी वजह से ना ये मतलब आंसर ये जो है सही आ रहा है, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पर चेंज कर दो। ये मैंने x नहीं लिखा था, y लिखा था शायद, फिर भी इसको मैंने पता नहीं क्या लिखा था, एक बार चेक करते हैं इसको हटाने। हाँ y लिखा था, ये देखो y लिखा था, बट यहाँ पर मैंने x लिख दिया। मतलब गलत हो रहा है ना, तो तुम लोग बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर देखो x लिखना था मुझे, बट हम गलती से y लिखे और यहाँ पर x का डेटा पुट कर दिया, इसीलिए आंसर मेरा आ गया। इसको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये मेरा 1.46 ये करेक्ट है। इसको पुट करने से अब आंसर आएगा y माइनस 22.6 इक्वल टू 1.46x माइनस 11 इंटू 1.46, तो ये हो गया 16.06। अब ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग का ये माइनस लगा देते प्लस 22.6, तो ये हो जाएगा 6.54। तो y इक्वल टू 1.46x प्लस 6.54, अब शायद हो गया, देखते हैं। 6.4927, अच्छा 1.46, यहाँ पर 4643 लिया है, वो तो मैंने पहले भी यहाँ पर देखा था 4643 लिया हुआ है मैंने, जबकि 2 ही डिजिट लिया है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा लेंगे, प्लस होगा 6 पॉइंट, यहाँ पर 6.4927 है, मेरा तो 6.54 आ रहा है, देख लेते हैं। 6.54 आ रहा है, ये शायद इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 22.6 लिया है, देख लेते हैं। ये इसीलिए आ रहा है, देखो यहाँ पर मैंने 22.6 जो है वो तो उतना ही आया था, लेकिन 1.46 जो है ना, ये काफी ज्यादा डिजिट आया था। ये देखो 8.2 डिवाइडेड बाय 5.6, ये इतना सारा डिजिट आया था, जिसमें से मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स लिए हैं। इन लोगों ने 4 डिजिट लिया है, तो अगर हम लोग 4 डिजिट लेते हैं तो इसके बाद 4-3 होना चाहिए, ठीक है। 4-3 या 4-2, ठीक है। 4-3 होगा क्योंकि 2 के बाद 8 है, तो अगर हम लोग 4 डिजिट्स लेंगे ना तो हमारा आंसर इनके साथ मैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4643। तो 4643 एज इट इज कर लेते हैं, 4643। यहाँ पर 1.4643 इंटू 11, ठीक है, 16.1073। अच्छा अब ये इधर आएगा तो प्लस 22.6 यानी कि 6.49 आ जा रहा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हम लोग कैसा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं उसके बेसिस पे। जरूरी नहीं है कि तुम लोग को भी 4 टाइम्स जो है पॉइंट के बाद लेके ही करना पड़ेगा, ले सकते हो 4 टाइम्स लेने से आंसर जो है ज्यादा नियर अबाउट आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक ही बात है, वो तो अप्रोक्सीमेशन के वजह से हो रहा है, वो तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं हम लोग का। तो y इक्वल टू, ये देखो y इक्वल टू 1.4643x 1.4643, अब यहाँ पर लिख लेते हैं 1.4643, क्योंकि मैंने 4 डिजिट जब लिया ही है तो यहाँ पर भी लिख देते हैं, प्लस 6.4927, ठीक है। अब ये कैसा डिजिट हम लोग ले रहे हैं, कितने सारे डिजिट्स ले रहे हैं, 4 या 2 या 3, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इस तरीके से इक्वेशन आएगा। तो सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट था, तो मुझे y ऑन x लिखना चाहिए था, मैंने बाई चांस गलती से x ऑन y लिख दिया, लेकिन पहले मैंने ये बताया था। और इस क्वेश्चन को करवाने का रीजन भी ये था कि ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इक्वेशन हमें प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोला है कि प्रिपेयर द एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन। एप्रोप्रिएट है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे, क्या डेटा हमें दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, रिग्रेशन इक्वेशन किस तरीके से बनेगा। अच्छा अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है सेट बी का जो क्वेश्चंस है वो करेंगे, देखो। अच्छा हाँ, एक चीज बता देते हैं कैसे याद रखना है इक्वेशन को। y ऑन x तो y से स्टार्ट होगा और y को इधर रखना है लेफ्ट हैंड साइड, बाकी डेटा इधर रहेगा और ये बी वाई एक्स होगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर सेट बी का क्वेश्चन लेते हैं। सेट बी में जो भी रिग्रेशन इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब हम लोग का हो गया है, क्योंकि ये सब हम लोग का जो है कोरिलेशन रिलेटेड था। 4 भी हो गया, 5 अभी बाकी है, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन 6 हो चुका है, कोफिशिएंट बिटवीन u एंड v। अच्छा 7 भी हो चुका है, 8 भी हो चुका है, 9 भी हो चुका है, 10 था रैंक, 10 11 12 ये सब हो गया है, 13 कॉन्करेंट डेविएशन था, 14 कॉन्करेंट डेविएशन था, ये भी हम लोग कर चुके हैं, 15 कर चुके हैं,
16th नंबर से करना है, ठीक है। इसके आगे वाला बाकी हम लोग का सारा कंप्लीट है। सेट बी का 16। एक सेकंड। अच्छा देखो, यहाँ पर फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन का मतलब ये वाला y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन का मतलब ये होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जहां पर एक स्लोप होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्लोप। b को स्लोप बोलते हैं, ये मैंने पहले ही बोला था। b को हम लोग बोलेंगे स्लोप, ठीक है। तो नॉर्मल इक्वेशन जहां पर a और b रहेगा, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरीके का जो इक्वेशन, उसे नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं। ऑप्टेन फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x, बोल रहा है कि हमें दो नॉर्मल इक्वेशंस जो है फाइंड दिया हुआ है। देखो यहाँ दो नॉर्मल इक्वेशंस भी दिया हुआ है, बोल रहा है फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये देखो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में है, जहां पर हमें y और x नहीं दिया हुआ है। सोच के देखो, ये फॉर्मेट जो है इसमें हमारा y और जो x है वो नहीं है, मतलब है, मतलब y x फॉर्मेट में नहीं है। हम लोग को यहाँ पर a b फॉर्मेट में दिया हुआ है। बोल रहा है कि डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x, बोल रहा है रिग्रेशन लाइन निकाल के दिखाओ इससे y ऑन y एंड x, ठीक है। y एंड x दोनों रिग्रेशन लाइन y ऑन x होगा मुझे लगता है, ठीक है, एंड नहीं, y ऑन x। हम लोग को ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसके थ्रू से हमें y ऑन x फाइंड आउट करना है, ये बोल रहा है। तो y ऑन x कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखो पहले हम लोग यहाँ से a b निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि y ऑन x का मतलब हमें नॉर्मल इक्वेशन से फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी एक्स होता है नॉर्मल इक्वेशन, तो हम लोग a b फाइंड आउट करेंगे, फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहले देखो जो नॉर्मल इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सभी को पता है कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तुम लोग कोई भी मेथड लगा के कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूट, ठीक है। 9 में जैसे करते थे, 9 10 में, तो वैसे ही किसी भी तरीके से मेथड यूज करके कर सकते हो। यहाँ पर हो गया 25b। अब सब्स्टिट्यूट मेथड ले लो या एलिमिनेशन। हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे। ये इक्वेशन को इंटू 2 कर लेंगे और इस इक्वेशन को नाम देते हैं 2, इसमें इंटू 1 करेंगे। अब देखो इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 10a प्लस 20b इक्वल टू 80। 2 हर जगह पे मल्टीप्लाई हुआ और ये 10a रहेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 95। अब इसको हम लोग, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस करना चाहते हैं, तो 1 माइनस 2, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, हम ऐसे लिखते हैं। तुम लोग अगर किसी और तरीके से लिखते हो तो लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कट कर दिया, क्योंकि ये +10 है, -10 है। अब ये दोनों में -5 भी आ गया और ये हो गया -5। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 हो रहा है शायद, है ना। 95 माइनस 80, -95 प्लस 80, मतलब ये हो गया हम लोग का, हाँ 15। तो -15 बाई -5, तो ये आ रहा है आंसर 3। तो b 3 आ गया। अब इससे हम लोग a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर देंगे। 5a प्लस 10 इंटू 3 इक्वल टू 40। 5a इक्वल टू 40 माइनस 30, a इक्वल टू 10 बाई 5 यानी 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो नॉर्मल इक्वेशन होता है उसमें हम लोग पुट कर देंगे a और b का वैल्यू। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो y इक्वल टू हो गया 2 प्लस 3x या फिर 3x प्लस 2। देखते हैं कौन सा आंसर मैच होगा। 2 प्लस 3x, ये वाला, मतलब ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। देखो ये ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि बोला है कि ये दो नॉर्मल इक्वेशंस है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये कैसे लाया गया है, बोल रहा है ऑप्टेन फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x। बोल रहा है रिग्रेशन लाइन y और x, इसको पाने के लिए ये नॉर्मल इक्वेशंस बनाए गए। तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, यहाँ पर बोला है y ऑन x कौन सा होगा, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो हमें नॉर्मल इक्वेशंस क्या लिखना चाहिए, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्योंकि अगर रिग्रेशन लाइन का स्टार्टिंग तुम लोग को याद है, मैंने बोला था कि नॉर्मली क्या होता है, हमें एक इक्वेशन दे दिया जाता है, अगर इस तरीके का एक स्पेसिफाइड इक्वेशन, तो हम लोग वहां पर वैल्यू एस्टिमेट करके, मतलब कोई एक वैल्यू गिवन होता है तो दूसरे वैल्यू को एस्टिमेट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, मैंने यहाँ पर बोला था कि अगर ऐसा कोई
इक्वेशन है जो कि एक नॉर्मल इक्वेशन है। इसमें अगर हमें x का वैल्यू दे दिया तो हम लोग y फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर y दे दिया तो x फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब ये परफेक्टली कोरिलेटेड है। परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब ही होता है कि हमारे पास एक ऑलरेडी इक्वेशन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन, अगर इक्वेशन अवेलेबल है तो नॉर्मल जो इक्वेशन बनता है वो जरूर होगा। लेकिन अगर परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, स्कैटर्ड है, जो पॉइंट्स है वो स्कैटर्ड है, तो हम लोगों को इक्वेशन जो है एस्टिमेट करना पड़ता है, खुद से क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तभी तो रिग्रेशन लाइन बनता है। अभी यहाँ पर क्या बोला है, दो नॉर्मल इक्वेशंस बन रहे हैं, मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड है, ठीक है। तो परफेक्टली कोरिलेटेड है, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करने बोला है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। तो इसीलिए मैंने लिखा है y इक्वल टू a प्लस bx। a b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट कर देंगे तो हमें जो y रिग्रेशन लाइन y ऑन x है वो मिल जाए। हमें वही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। अच्छा, नेक्स्ट देखो 17 नंबर में क्या बोला है, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y आर गिवन बाय। अच्छा, y ऑन x और x ऑन y दे दिया है, और हम लोग को बोल रहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको समझते हैं पहले। इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी जो है वो देखना पड़ेगा। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। तो ये क्वेश्चन तो बन गया एक। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन। देखो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस और कोफिशिएंट। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन, नो इम्पैक्ट, चेंज ऑफ स्केल if original pairs is x comma y and modified pair is u comma v। अच्छा, चेंज ऑफ स्केल, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि जो रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन कोफिशिएंट है, यानी कि BYX और BXY, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब हो गया BYX BXY, और रिग्रेशन लाइन का मतलब हो गया पूरा का पूरा इक्वेशन, ठीक है। तो ये किस पे इम्पैक्ट होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन पे जो है किसी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। और चेंज ऑफ स्केल जो है, चेंज ऑफ स्केल में देखो मैंने क्या लिखा है कि इफ ओरिजिनल पेयर इज x कॉमा y, मॉडिफाइड पेयर जो है वो u भी ऐसा होगा, ठीक है। हम यहाँ पर पहले दिखा देते, देखो कहाँ लिखा हुआ। ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन, यहाँ पर तुम लोग को मिल जाएगा। द रिग्रेशन कोफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ स्केल में इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ ओरिजिनल पेयर इज x कॉमा y, मॉडिफाइड पेयर इज u एंड v, ठीक है। तो एंड मॉडिफाइड पेयर इज u एंड v, दैट इज इम्पैक्ट ऑकर्ड, ठीक है। इम्पैक्ट होता है। अब इससे हम लोग एक कंक्लूजन ला सकते हैं। क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, अगर हम लोग चेंज, ये डेल्टा का साइन, इसको हम लोग चेंज बोलते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का पूरा एक समरी बनाए, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल दोनों पे ही इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है। अच्छा, जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है वो ओरिजिन पे इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो है स्केल पे इम्पैक्ट होता है, लेकिन उसका एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वो वैल्यू इम्पैक्ट होता है, साइन नहीं होता है, ठीक है। वैल्यू इम्पैक्ट होता है, नॉट साइन, क्योंकि वो मॉड के अंदर रहता था, ठीक है। मॉड में होता था, मॉड ऑफ बी ऐसे करके, मॉड ऑफ बी इंटू रेंज ऑफ, कैसे लिखते थे हम लोग, ये देखो रेंज का, जैसे आर ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स, ऐसे करके लिखते थे रेंज के केस में। मीन डेविएशन में ऐसे लिखते थे, मीन डेविएशन ऑफ वाई मॉड ऑफ बी इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स, इस तरीके से लिखते थे ना। तो उसमें क्या होता है, वैल्यू चेंज होता था, लेकिन साइन का कोई चेंजेस नहीं होता था बिकॉज ऑफ मॉड, ठीक है। तो स्केल चेंज का इम्पैक्ट था, लेकिन ओरिजिन चेंज का इम्पैक्ट नहीं होता था। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोरिलेशन और
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन और एंड रिग्रेशन के केस में देखो क्या हो रहा है। कोरिलेशन में हम लोग का क्या हुआ, कोरिलेशन में हम लोग का हो गया कि इम्पैक्ट होगा, ओरिजिन का नहीं होता है, स्केल का इम्पैक्ट होगा। लेकिन कोरिलेशन रिग्रेशन में क्या होगा, साइन का इम्पैक्ट होगा, ठीक है, वैल्यू का नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ साइन का इम्पैक्ट होगा, वैल्यू का नहीं होगा। यही वाला हम लोग करें तो इसका मतलब ओरिजिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी को ही इम्पैक्ट कर सकता है, बाकी किसी को नहीं कर सकता है। अच्छा, तो जो भी हो, तो यहाँ पर ये पूरा जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया उसका मैंने यहाँ पर समरी बताया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन एंड कोफिशिएंट, जहां पर मैंने लिखा है कि ओरिजिन इंपैक्ट नहीं करता है, स्केल इंपैक्ट करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कैसे करके होगा, बी यू भी इक्वल टू हो जाएगा। देखो एक्चुअली क्या होगा कि अगर चेंज हुआ तो x जो है वो u में कन्वर्ट हो जाएगा, y जो है वो v में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो b x y है वो क्या हो जाएगा, x के जगह u होगा और y की जगह v होगा, और जो बी वाई एक्स कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का बी वी यू, क्योंकि y की जगह v हो जाएगा और x की जगह u हो जाएगा। तो अगर हम लोग बी यू वी कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ओरिजिन स्केल चेंज निकालते हैं तो हम लोग का जो ओरिजिनल डेटा है उसका चेंजेस देखते हैं, फिर देखते हैं चेंज करके क्या है। जैसे देखो अगर तुम लोग को याद है सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्सन, जहां पर मैंने रेंज वगैरह को अलग से कैलकुलेट, तो यहाँ पर एक से एक कॉलम बनाते थे, फिर y इक्वल टू लिख दिया, सपोज x+2, मतलब ये चेंज डेटा हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेंज डेटा इक्वल टू निकालते थे, तो वही निकाल रहे हैं। तो ये चेंज डेटा यहाँ पर क्या है, बी यू वी है, ठीक है, बी यू वी है और बी वी यू है चेंज डेटा। अब हम लोग निकालेंगे कैसे चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ स्केल चेंज में इंपैक्ट होता है। तो कैसे होता है, ओरिजिनल डेटा इनटू हो जाएगा या फिर डिवाइड। देखो अगर हम लोगों का स्केल चेंज होता है तो डिवाइड और जो है मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वही वाला हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ओरिजिनल डेटा, तो बी यू वी में ओरिजिनल डेटा क्या हो जाएगा, बी यू वी का ओरिजिनल डेटा हो जाएगा बी यू मतलब x और v मतलब y, और बी वी यू का ओरिजिनल डेटा क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि स्केल चेंज में इंपैक्ट होता है। अब ऊपर क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, चेंज ऑफ स्केल ऑफ x, पहले x है तो x लिखो, इस तरीके से याद रखना है, और चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, ठीक है। सेम तरीके से यहां पर लिखेंगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ y और चेंज ऑफ स्केल ऑफ x, ठीक है। ये इस तरीके से लिखना है और ऐसे करके याद रखना है। फिर से बता देते हैं, देखो कैसे होगा। जैसे देखो हम यहाँ पर और एक बार समझाते हैं, जैसे x जब u हो रहा है, जब x u में ट्रांसफर हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जरूर कोई स्केल चेंज हुआ होगा। x u में क्यों ट्रांसफर हो रहा है, ड्यू टू स्केल चेंज। x u में क्यों ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं देखो, ड्यू टू स्केल चेंज, ठीक है, ड्यू टू स्केल चेंज। क्यों, क्योंकि ओरिजिन चेंज का तो इम्पैक्ट आता ही नहीं है, ओरिजिन चेंज का तो इम्पैक्ट आता ही नहीं है। तो x जब u में ट्रांसफर हो रहा है तो स्केल चेंज में हो रहा है, या फिर y जब v में ट्रांसफर हो रहा है तो वो भी क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्केल चेंज, ठीक है, ड्यू टू स्केल चेंज के वजह से ही हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग बी यू वी या फिर बी एक्स वाई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, देखो बी एक्स वाई जो है ओरिजिनल डेटा में हम लोग का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, तो ओरिजिनल डेटा उसमें मल्टीप्लाई करके दिखाया गया, फॉर्मूला ऐसा है। अब देखो ऊपर क्या लिखना है, कैसे याद रखोगे, अगर बी एक्स वाई कर रहे हैं तो एक्स वाई वाई, और अगर बी वाई एक्स कर रहे हैं तो वाई वाई एक्स, बस इतना जो है ये दिमाग में अगर सेट हो जाए तो फिर ये याद हो जाएगा। अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई वाई, वाई एक्स है तो वाई वाई एक्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर हम लोग इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ये वाला देखो क्या बोला है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x and u is u plus 3x equal to 10, and between two other variables y and v 2y plus 5b equal to 25, and the regression coefficient of y on x is known as 0.80, what would be the regression coefficient of v on u, ठीक है। तो देखो क्या क्या डेटा दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको लिखते हैं। 17.19, हम लोग को पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है u प्लस 3x, दो इक्वेशन दिया हुआ है, u प्लस 3x इक्वल 10, और एक इक्वेशन दिया हुआ है 2y प्लस 5b इक्वल 25, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब क्या होता है bxy और byx, लेकिन यहाँ कौन सा लिखना है, बोल रहा है y on x, तो b
yx होगा। जैसे ही बोला y on x तो yx होगा। अगर x on y बोलता तो xy होता, तो byx। ठीक है, तो byx हम लोग को बता दिया है 0.80। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बता दो कि व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ v ऑन u, मतलब vu। ठीक है, v ऑन u का मतलब होता है vu। अच्छा, vu होगा। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है, तो वही तो अभी हम लोगों ने सीखा प्रॉपर्टीज से। तो कैसे निकालेंगे हम लोग को? अगर vu निकालना है तो हम लोग पहले ओरिजिनल डेटा लेंगे। तो v देखो, u ट्रांसफर टू x, ठीक है, u x में जाएगा, ठीक है, और v u के बाद v आता है तो x के बाद y आता है। ठीक है, तो पहला डेटा अगर x y है तो चेंज डेटा भी u v होगा, तो u ट्रांसफर टू x, v ट्रांसफर टू y, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखो BVU, ठीक है, BVU, तो यहाँ पर लिखेंगे BYX, बिकॉज U जो है वो X है, V जो है वो ट्रांसफर होके Y जो है वो ट्रांसफर होके VY। तो यहाँ पर हम लोग का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है चेंज ऑफ स्केल ऑफ Y। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लिख देते हैं चेंज ऑफ स्केल ऑफ, क्या लिखना है, Y, और नीचे लिखेंगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ x। तो हम लोग को BYX तो पता है, लिख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 0.80, लेकिन स्केल चेंज तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि स्केल ऑफ y और चेंज ऑफ स्केल ऑफ x क्या होगा। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमें लिखना पड़ेगा u, ये इक्वेशन u है तो ये हो जाएगा 10 - 3x, और ये इक्वेशन v वाला है तो 5b, v इक्वल टू 25 - 2y, तो v इक्वल टू 25/5 - 2/5 इंटू y। अच्छा, अब यहाँ पर स्केल मतलब क्या हो गया, b। ठीक है, b स्केल चेंज का मतलब ये देखो a + bx, तो ये b, तो यहाँ पर हो गया चेंज ऑफ स्केल, जो मल्टीप्लाई रहता है वही स्केल होता है। चेंज ऑफ स्केल ऑफ x कितना है, -3, मतलब x जो ओरिजिनल डेटा है उसमें स्केल चेंज, देखो ओरिजिन तो इम्पैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर +10 किया गया लेकिन वो तो इम्पैक्टफुल नहीं होगा, जो -3 मल्टीप्लाई हुआ है वो इम्पैक्ट होगा। तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ x कितना हो गया, -3, और यहाँ पर लिखेंगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, क्योंकि y तो भी बना है ना, तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ y हो गया -2/5। यही वाला क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये स्केल चेंज है। स्केल चेंज मतलब जो डेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई -3 हुआ है x में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई -2 हुआ है। ठीक है, 2/5 -2/5 हुआ है, ये मिल गया। अब यहाँ लिखेंगे -2/5 और नीचे लिखना पड़ेगा -3, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल -3 आया, यहाँ पर x का और y का इतना है। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लो, अब देख लो कितना होता है, 0.80 इंटू 2/5 इंटू 1/3, देखते हैं कितना होता है, 0.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आंसर आ रहा है 0.10, ऐसा आ रहा है 0.10666 ऐसे करके हो रहा है। तो इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देते हैं, ये इन्फिनिटम तक चल रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, 8/75 रख दिया है। चेक करते सेम यही ऐसा ही आंसर आता है कि नहीं, 8/75, ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, 8/75, हाँ सेम आ रहा है। ठीक है, तो वैसे भी रख सकते हो 8/75। ये एक बार हम फिर से बता देते हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या पूछा जाएगा, नॉर्मली BUV या BVU निकालो, ऐसा कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, BXY का चेंजेस देखना है, क्योंकि ये तो कोफिशिएंट का चेंजेस बोल रहा है ना, तो हम लोग को कोफिशिएंट का चेंजेस जो है वो देखना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट जो है BU भी बन जाएगा और BVU हो जाएगा, ये चेंज होके ऐसा हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल ऑफ x और चेंज ऑफ स्केल ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, और जो हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है उसके रिगार्डिंग हमें ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला कैसे याद रखना है, सिंपल सा बात है। अगर हमें बोल रहे हैं BU भी निकालो, तो ओरिजिनली ये पहले क्या था वो सोचो, U मतलब x, क्योंकि x ट्रांसफर U में होगा, और y जो है वो v में ट्रांसफर, तो BXY इंटू, अगर यहाँ XY लिख रहे हो तो ऊपर x नीचे y, किस चीज का, स्केल चेंज का, ऐसे याद रखना है। और यहाँ पर जो भी इक्वेशन देगा वहां से स्केल चेंज फाइंड आउट करना है, फिर डेटा को पुट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये 17.20 ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, उसके पहले यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी बता देते हैं।
उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी बताया और एक प्रॉपर्टी बताते हैं, फिर वो वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू regression lines if not identical intersection of two regression line if not identical means ये lines अगर identical नहीं है is x बार कॉमा y बार। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे मान लो दो रिग्रेशन लाइन है, ठीक है, एक है x ऑन y और दूसरा है y ऑन x। तो मान लो लाइन कुछ ऐसा बना है, एक ऐसा लाइन बना है और एक सपोज ऐसे करके लाइन बना है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे जिस पॉइंट पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये हम लोग का x बार और y बार होगा। यही बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस। अगर आइडेंटिकल है तो इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो कौन से पॉइंट पे करेगा, x बार कॉमा y बार, मतलब मींस ही इसका जो है इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। विल इंटरसेक्ट एट द ऐसे इंटरसेक्शन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे लिखते हैं, लैंग्वेज गलत कर, दैट इज मीन एवरेज, ठीक है। अच्छा, अब और एक प्रॉपर्टी भी है, वो भी लिखवा देते हैं यहाँ पर। आर एक्स वाई इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट ऐसे भी लिखो, बी एक्स वाई कॉमा बी वाई एक्स एंड आर विल ऑलवेज सेम साइन, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है कि सभी सेम साइन होंगे? देखो, अगर तुम लोग को यहाँ पर ये आर का मतलब क्या है, आर एक्स वाई का मतलब है, देखो मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट देखा जाए तो सबसे बेस्ट कार्ल पियर्सन होता है। कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग आर एक्स वाई यूज करते हैं। देखो, कार्ल पियर्सन में ऐसे यूज करते थे, रैंक कोरिलेशन में ऐसे यूज करते थे, ठीक है, और कॉन्करेंट डेविएशन में ये यूज करते थे। और एक मेथड स्कैटर डायग्राम, उसमें तो वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता था। तो ये कौन सा वाला रिग्रेशन, ये कार्ल पियर्सन वाला, ये देख के भी पता चल रहा है, वैसे भी बेस्ट वाला लेके ही हमें फाइंड आउट करना है। तो बेस्ट मेथड तो होता है कार्ल पियर्सन, तो उसी को लिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है प्लस माइनस ऐसे रूट ओवर बी एक्स वाई बी वाई एक्स। अब यहाँ जो पॉइंट बोला है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स एंड आर विल ऑलवेज सेम साइन, सभी का साइन सेम होगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि अगर तुम लोग आर एक्स वाई का फॉर्मूला देखोगे, आर एक्स वाई का फॉर्मूला क्या था, कॉप एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ये था, ठीक है। अच्छा, अब आर एक्स वाई का जो साइन है वो हमेशा डिपेंड करेगा कॉफ के साइन पे। सोच के देखो, जब हम लोग कर रहे थे तब भी मैंने ये बात बताया था, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि वो तो डेविएशन है, गैप बताता है, वो कभी नेगेटिव नहीं आता है। रूट होता है ना उसमें, वैसे भी सोच के देखो, रूट होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन, ये सब हम बता चुके हैं एक एक करके कि रेंज लिया गया, उसके बाद मीन डेविएशन नेगेटिव आ रहा था तो उसमें फिर मॉड लिया गया, मॉड क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर एसडी लिया गया, जहां पर स्क्वायर का कंसेप्ट लाया गया ताकि जैसे भी डेटा को कैलकुलेट क्यों ना करो वो हमेशा पॉजिटिव ही आए। तो ये दो आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और दो पॉजिटिव चीजों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब कॉफ का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है। क्यों? कॉफ का मतलब है समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन। अब ये जो है ये कैलकुलेट करने के बाद आंसर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी एक आ सकता है, ठीक है। अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो आर एक्स वाई का आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव आया तो ही आर एक्स वाई का आंसर जो है नेगेटिव होगा। अच्छा, अब दूसरा बात देखो, बी एक्स वाई जो है इसका एक फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया, आर इंटू एस डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ वाई, और एक फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है बी एक्स वाई का। अगर तुम लोग देखोगे यहाँ पर, देखो हम दिखाते हैं,
ये देखो यहाँ पर मैंने और एक फॉर्मूला दिखाया, इसको एक बार हटाते हैं तब दिखेगा। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने आर एक्स वाई का बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का और एक फॉर्मूला कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो अगेन वही कॉब वाला बात आ जाता है, मतलब यहाँ पर हम फिर से लिखते हैं, देखो ये यहाँ पर ये कौन सा था, ये तो हम लोग का आर एक्स वाई का बात चल रहा था, ठीक है। आर एक्स वाई था कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। अब बी एक्स वाई का क्या होता है, बी एक्स वाई में भी होगा कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस का स्क्वायर, कौन से वेरिएबल का, जो इंडिपेंडेंट है। तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, तो वाई इंडिपेंडेंट है, और बी एक्स वाई जब होगा उसमें कॉब एक्स कॉमा वाई और यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये है एक्स सॉरी ये बी वाई एक्स होगा, ये है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो यहाँ पर नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी एक्स का स्क्वायर यानी वेरिएंस आ जाएगा। अब देखो ये इसमें ये मेरा पॉजिटिव होगा, नीचे का डेटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, वैसे भी स्क्वायर है वेरिएंस है, वैसे भी हम लोग का एस टी से वेरिएंस हो रहा है मतलब रूट हटा के, तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा आंसर। अब कॉफ का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ भी सेम पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी। अब एक ही क्वेश्चन में यहाँ कॉब का जो आंसर आएगा यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, ठीक है। तो अगर कॉब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी तो वही सेम वैल्यू ही पुट करेंगे, तो इसीलिए बोल रहा है ओवरऑल। देखो अब इम्पैक्ट क्या हुआ, यहाँ पर भी बी एक्स वाई का आंसर का साइन क्या होगा वो डिपेंड करता है कॉब पे, सिमिलरली जैसे यहाँ पर हो रहा था। तो इसीलिए बोला है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर सबका साइन सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि सभी का साइन डिपेंड करता है कि कॉफ का साइन क्या होगा। तो एक क्वेश्चन में कॉफ का आंसर अगर नेगेटिव आया है तो बी एक्स वाई का आंसर भी नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव, वो ये तो नेगेटिव आने से रहा, ये नीचे का तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ये देखो ये पॉइंट है समझने वाला, सोच के देखो, जब हम लोग ये वाला डेटा लिख रहे हैं तो नीचे का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि ऊपर तो कॉब लिख रहे हैं, कॉब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, नीचे लिख रहे हैं वेरिएंस, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ भी वेरिएंस पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो आंसर पॉजिटिव, अगर दोनों ही पॉजिटिव हुआ आंसर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पॉजिटिव हुआ तो आंसर नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए देखो बी एक्स वाई अगर नेगेटिव होगा तो बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा एज वेल एज आर एक्स वाई भी नेगेटिव होगा, इसीलिए ये पॉइंट लिखवाया गया है। ये पूरा फॉर्मूला से आ रहा है मैथमेटिकली कि क्यों ये तीनों का साइन जो है सेम होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों ही कॉप पे डिपेंड करता है, तो बाकी इनका कभी भी कोई भी डेटा नेगेटिव आने का कोई भी चांस नहीं है। तो इसीलिए बी एक्स वाई बी वाई एक्स और आर ऑलवेज हैव द सेम साइन, ठीक है, हमेशा सेम साइन होगा। अच्छा अब जैसे देखो यहाँ पर ऐसा अगर हुआ कि बी एक्स वाई नेगेटिव है और बी वाई एक्स ये नेगेटिव है, ठीक है, तो आर एक्स वाई भी हम लोग का नेगेटिव होगा। अच्छा अब अगर ऐसा हुआ कि बी एक्स वाई पॉजिटिव है तो आर आर वाई एक्स को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा और ये भी पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ अगर कॉफ का आंसर जो आया यहाँ भी वही पुट हो रहा है, यहाँ भी वही पुट हो रहा है। तो अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है बी वाई एक्स भी नेगेटिव होगा आर एक्स वाई भी नेगेटिव होगा, वही चीज यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हमें कैलकुलेशन कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बी एक्स वाई दे दिया है सपोज -0.8, बी वाई एक्स दे दिया है हम लोग को -0.6, अब बोल रहा है आर एक्स वाई निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, रूट ओवर ऑफ -0.8 ऐसे करेंगे हम लोग इंटू 0.6 -0.6, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 0.8 इंटू 0.6 ये हो गया 0.48, तो ये माइनस माइनस में पॉजिटिव हो गया 0.48। अब इसका हम लोग लगाएंगे रूट, ठीक है, 0.48 का रूट लगा दिया 0.69। अच्छा अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.69, ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, अभी अभी मैंने तुम लोग को क्या समझाया कि ये तीनों का साइन सेम होना चाहिए, इसीलिए इस फॉर्मूले के बाहर ऐसे प्लस माइनस दिया हुआ है, मतलब साइन हमें खुद से चूज करना पड़ेगा। तो ये प्लस माइनस से हो रहा है, ये प्लस माइनस, ओवरऑल आंसर हमें क्या देना पड़ेगा, ओवरऑल आंसर में वैल्यू जो आया वो तो आएगा, साइन क्या होगा माइनस का होगा, क्यों माइनस साइन होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में
बी एक्स वाई अगर नेगेटिव है, बी वाई एक्स नेगेटिव है, दोनों ही कॉप से इफेक्ट होकर नेगेटिव है, तो आर एक्स वाई भी नेगेटिव होगा। आर एक्स वाई भी तो नेगेटिव होगा क्योंकि उसका भी जब फॉर्मूला पुट करते तो वहां कॉप पुट करते, तीनों में कॉप का आंसर सेम है। ये कॉप का आंसर नेगेटिव है बोल के ही ये नेगेटिव आया है, तो फिर आर एक्स वाई भी हम लोग का नेगेटिव होगा। और अगर बाई चांस ये पॉजिटिव आता, दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहता, तो हम लोग आर एक्स वाई का वैल्यू जो है पॉजिटिव 0.69 लिखते। ठीक है, तो ये देखो हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पर ऐसा होता, बी एक्स वाई दिया हुआ रहता 0.8, बी वाई एक्स दिया हुआ रहता 0.6, इसका मतलब कॉप पॉजिटिव था, तभी ये आंसर आया होगा। अब ऐसे हम लोग लिखेंगे 0.8, 0.6, यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर फिर से प्लस माइनस लिख लेंगे, और ये रूट ओवर ऑफ 0.48 आर एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर 0.48 का अगर हम लोग रूट करते हैं 0.69, अब यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का दूसरा प्रॉपर्टी था। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 17.20 ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो, फॉर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशन आर गिवन एज दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यहाँ 4 क्वेश्चन है, इससे 4 तरह का एमसीक्यू हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बोला है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार वाई बार फाइंड आउट करने बोला है। देखो, अभी अभी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा था कि अगर हमें 2 रिग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ रहे और हम लोग को पता है कि वो रिग्रेशन इक्वेशन जहां अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा वही उनका जो है मीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे? तो अगर हम लोग एक्स और वाई को सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही हम लोग का एक्स बार और वाई बार हो जाएगा। यही चीज अगर तुम लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बता देते हैं, मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन लिखवाया है। ये देखो, ये यहाँ पर ये देखो, the two lines of regression intersect at point x bar y bar where x and y are variables under consideration. According to this property, the point of intersection of the regression line of y on x and the regression line of x on y, that is the solution of the simultaneous equation is x and y. क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग 2 इक्वेशन, जैसे अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं x और y, तो उसका जो आंसर आएगा वो ही हम लोग का x बार y बार हो जाएगा। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि x बार y बार निकालो, तो तुम लोग को सिंपल सॉल्व करके x y फाइंड आउट करना है, और जो x y का वैल्यू होगा वही हम लोग का x बार y बार का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो 17.20 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये तो आसान है, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल 0, और 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल 0 सॉल्व करना है। अब तुम लोग जैसा चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, इसको 2 नाम देके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। ठीक है, तो 4 into 7, तो यहाँ पर हो गया 28x माइनस 12y, और ये हो जाएगा माइनस 18 into 4, 18 into 4, ये हो गया हम लोग का 72 इक्वल 0। 7 से मल्टीप्लाई करने से 28x माइनस 7y माइनस 77 इक्वल 0। अब अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं माइनस, ठीक है, हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस में प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5, एक्चुअली माइनस 5y हो रहा है। ठीक है, और ये सॉल्व करने से हो जाएगा माइनस माइनस में प्लस, ये हो गया प्लस 5 इक्वल 0, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 बाई माइनस 5। ठीक है, ये 5 इधर आ गया तो माइनस 5, और ये 5 डिवाइड हो गया तो 1 आ गया। अब y आ गया तो हम लोग x भी निकाल सकते हैं, 7x माइनस 3 into 1 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू हो गया 18 माइनस 3, मतलब 18 प्लस 3, तो ये 21 हो जाएगा। x का वैल्यू 21/7 यानी कि 3 हो गया। तो जो x y का वैल्यू है, x, y जितना आ रहा है, दैट इज 3, 1, ये जो पेयर है इसी पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यही हम लोग का x बार y बार होगा, 3, 1। तो देख लो एक बार चेक करके,
3 1 होना चाहिए। ये देखो 3 1 आ गया। सिंस द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार, रिप्लेसिंग x एंड y बाय x बार y बार रेस्पेक्टिवली, वी गेट द इक्वेशन। तो हमें इतना लिखने का तो जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तुम लोग को सिंपल क्या कर लेना है, सॉल्व करके एक्स वाई फाइंड आउट करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो हम लोग को दो इक्वेशन तो दे दिया है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा x ऑन y है और कौन सा y ऑन x है, क्योंकि ये नहीं बोला है कि कौन सा x ऑन y है कौन सा y ऑन x है। हम लोग को वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। एक है 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल 0, एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 11। चेक करते हैं सही लिखा है कि नहीं मैंने। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को हम लोग के एजम्पशन के अकॉर्डिंग x ऑन y और दूसरे को y ऑन x मान सकते, कोई भी मानो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x ऑन y मान सकते, इसको y ऑन x मान सकते हो। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वाले को ही x ऑन y मानते हैं। ये एजम्पशन ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये सच मतलब सच में ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये एजम्पशन है, और ये इसका मतलब अगर हम ये एजम्पशन लेते हैं ये x ऑन y है, तो मुझे एजम्पशन नेक्स्ट ये लेना पड़ेगा कि ये y ऑन x है। अब मेरा एजम्पशन सही है कि नहीं कैसे मुझे पता चलेगा। तो हम यहां से इस इक्वेशन को अरेंज करके फाइंड आउट करेंगे bxy और byx, ठीक है। अगर x डिपेंड्स ऑन y है तो x का डेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो ये हो गया 18 प्लस 3y, तो x इक्वल टू 18/7 प्लस 3/7y, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर y ऑन x है तो y रिलेटेड डेटा हम लोग का इधर रहेगा, तो 11 प्लस 4x, तो y इक्वल टू 11/-1, ये 1 है कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब 4/-1 डिवाइड इंटू x, तो y इक्वल टू हो गया -11, और यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा ये नेगेटिव होगा, ये प्लस 4x है ना, इधर आएगा तो -4x, ये -11 इधर आ गया, 4x इधर आ गया, -11, तो ये माइनस माइनस में प्लस हो गया, प्लस 4x हो गया। अच्छा, अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि b, ये देखो अगर ये x ऑन y है तो यहाँ bxy एग्जिस्ट करेगा, और ये अगर y ऑन x है तो यहाँ byx होगा। तो bxy कौन सा होगा, हम लोग का इक्वेशन कैसे होता है, हम लोग का जो है कोफिशिएंट हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ये वाला है, यहाँ पर कोफिशिएंट ये वाला है। तो यहाँ पर 3/7 है कोफिशिएंट, प्लस 3/7, और यहाँ पर है +4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये कैसे आया, देखो यहाँ पर byx bxy, अभी अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन किया था, जैसे y ऑन x था तो y इधर रहा, बाकी एक हम लोग का कांस्टेंट है, जैसे y इक्वल टू a प्लस bx। हम लोग तो क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम लोग रिग्रेशन लाइन खुद से क्रिएट करते हैं ना, तो इस तरीके से। तो अगर y डिपेंड्स ऑन x है तो y इक्वल टू ये देखो a प्लस bx, वही फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाला फॉर्मेट में मैंने इसको अरेंज कर दिया, तो हमें कोफिशिएंट पता चल गया कि हम लोग का b कितना है। तो अब bxy byx ये लिखा हुआ है, क्योंकि दो इक्वेशन होता है ना, सिर्फ b लिखने की जगह bxy byx, ये प्लस 3/7, ये +4। अब हम लोग rxy निकालेंगे इस डेटा से। rxy क्या होगा, 3/7 इंटू 4। अभी अभी देखो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया तुम लोग को ऐसे करके। अच्छा, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें आंसर आ जा रहा है हम लोग का 1.71 ऐसा आ रहा है। 3 चेक करते फिर से एक बार, 3/7 इंटू 4, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, इस पे रूट भी तो लगाना पड़ेगा, रूट लगाएंगे 1.30 आएगा रूट लगाने के बाद, ठीक है। मैंने रूट जो है उसका कैलकुलेशन नहीं किया, 1.309 ऐसे आ रहा है। अब ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, बट ये आंसर पॉसिबल नहीं है, आंसर नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अगर तुम लोग को याद है तो हम लोगों ने देखा था कि r का आंसर जो है, r जो है वो कहां से कहां एग्जिस्ट करता है, +1 से लेके -1 के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये तो +1 को एक्सिट करके चला गया, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये कंक्लूजन निकल के आता है कि हम लोग का एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। अब ऐसा आ रहा है आंसर नॉट पॉसिबल एज r जो है वो +1 से -1 के बीच में रहता है, इसी वजह से ये +1 को एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो इसका मतलब एजम्पशन ही रॉन्ग है, एजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें एजम्पशन को जस्ट ऑपोजिट कर देना है। तो इसका मतलब ये जो है करेक्ट एजम्पशन क्या हो जाएगा, करेक्ट एजम्पशन हो जाएगा
करेक्ट आंसर, अब एजम्पशन का क्या जरूरत है, करेक्ट आंसर जो है x ऑन y इक्वेशन है ये वाला 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, और y ऑन x जो इक्वेशन है वो हो जाएगा ये वाला 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल 0। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें बोला था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x ये वाला होगा। अब अगर हम लोग फर्स्ट में ही इसका एजम्पशन कुछ और ले लेते तो क्या हम लोग का आंसर जो है वो सेम, मतलब इससे मतलब +1 से -1 के अंदर एग्जिस्ट करता? बिल्कुल। अगर तुम लोग इसको y ऑन x मानोगे तो y इक्वल टू समथिंग निकालोगे, x इक्वल टू समथिंग, तो उसमें तुम लोग को मिल जाएगा bxy by x, और उससे आंसर पता चलेगा कि वो लिख के आंसर निकालोगे ना तो वो +1 से -1 के अंदर ही जरूर होगा। अगर +1 से -1 के अंदर होगा तो ऑब्वियसली वो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का जो है आर वैलिड आंसर होगा। अगर आर वैलिड आंसर आ रहा है तो हम लोग का assumption सही है। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ट्रूली रिप्रेजेंट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ये वाला 7x माइनस 3y, ये y ऑन x को रिप्रेजेंट करेगा, 7x माइनस y ऑन x, इस तरीके से करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछ ही लेता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसमें और एक क्वेश्चन है, और एक क्या, दो क्वेश्चन है। बोल रहा है कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, बोल रहा है x और y के बीच में हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो इसका मतलब r एक्स वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आर एक्स वाई हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर एक्स वाई हम लोग का हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो हमें बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये y ऑन x है, 7x माइनस 3y माइनस 18, 7x माइनस 3y माइनस 18, ये हम लोग का y ऑन x है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो इसका मतलब इधर y रखना है, बाकी डेटा हमें इधर ट्रांसफर करना है। तो -18 ये जो है ये इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, ये -7x हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 18/-3 माइनस 7/-3 इंटू x। तो इसका मतलब जो यहाँ पर देखो ये y और x है, तो इससे हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर माइनस माइनस इसको ठीक कर लेते हैं, एक बार और एक लाइन लिख लेते हैं, +7/3x हो जाएगा। ठीक है, +7/3x हो जाएगा, तो ये हम लोग का आ गया bx, एक सेकेंड मैंने गलत लिखा है क्या, 7x माइनस 3y माइनस 18, 7x माइनस 3y माइनस 18। ठीक है, इसे हमें करना है y ऑन x, तो y मैंने इधर लिखा है -3y, -3y प्लस 18 माइनस 7x, 18 माइनस 18/3, हाँ ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का y ऑन x हो गया, और दूसरा इक्वेशन है x ऑन y, तो x ऑन y इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला x ऑन y, यहाँ से देख के लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का 4x माइनस वाई माइनस 11, 4x माइनस वाई माइनस 11, x ऑन y है तो x इधर रखो, +11 प्लस y, तो x इक्वल टू 11/4 प्लस y/4। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग का कोफिशिएंट कितना निकल के आ रहा है, 1/4। ठीक है, और यहाँ से निकल के आ रहा है 7/3। अब हम लोग पुट कर देते हैं, प्लस माइनस 1/4 और 7/3 अगर पुट करते हैं तो देखते कितना आता है, 7/12, इसका रूट 0.76, 0.76 हो जाएगा। और ये हम लोग का प्लस आंसर हुआ क्योंकि ये दोनों प्लस साइन आया है। ठीक है, दोनों एक ही जैसा साइन आएगा, तीनों एक ही जैसा साइन आएगा, तो 0.76 चेक करते हैं। ये देखो 0.7638 कर दिया है, 7626 इस तरीके से है, तो ये हो जाएगा 7/12। ठीक है, ऐसे करके आंसर आए। अच्छा, अब हाँ, और एक चीज भी सिखा देते हैं, देखो ये अगर y ऑन x है तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो by(x) है। ठीक है, y डिपेंड्स ऑन x, और अगर x ऑन y है तो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है ये bxy मिल रहा है, तो bxy है 1/4। हाँ, मैंने ठीक ही पुट किया, ये 7/3। वैसे तो इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा पुट करने का, फिर भी यहाँ पर पुट इस तरीके से होगा 7/3 और 1/4।
अच्छा, नेक्स्ट इस पे और एक क्वेश्चन है, देखो इस पे और एक क्वेश्चन हमें बता रहा है, यहाँ पर क्या बताया है क्वेश्चन है, गिव द वेरिएंस ऑफ x इज गिवन द वेरिएंस ऑफ x इज 9, फाइंड SD ऑफ y। अच्छा, यहाँ पर वेरिएंस ऑफ x मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x का स्क्वायर, ये 9 बता रखा है, हम लोग को SD ऑफ y कितना होगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर वेरिएंस दे रखा है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि BYX अगर लिखते हैं तो BYX का मतलब क्या होगा, RXY इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। आज ही तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अच्छा, अब RXY अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 0.76 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y वो नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x पता है, अगर वेरिएंस इतना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x √9 हो जाएगा, b/x है 7/3। ये देखो सेम क्वेश्चन का है ना, तो ये डेटा पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7/3 इक्वल टू 0.76 इंटू SD ऑफ y डिवाइडेड बाई √9 मतलब 3, दोनों साइड से 3 को हटा दो। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 0.76 इक्वल SD ऑफ y, डिवाइड करके देख लेते, 7 डिवाइडेड बाई 0.76 9.2 देखते हैं, 9.16 9.21 मेरा आ जा रहा है, ऐसा क्यों हुआ, 7, अच्छा 0.7638 लेके करना है। ठीक है, तो 0.7638 लेके करते हैं, शायद 9 पॉइंट जो है 2 के जगह हम लोग का 9.16 आ सकता है, देख लेते हैं, एक ही बात है, वो तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो रहा है। 0.7638 7 डिवाइडेड बाई 0.7638, ये देखो 9.16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 9.2 आ जा रहा है मेरा। ठीक है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ MCQ हम लोग कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग अब सेट जो है बी उसमें फिर से जाते हैं। देखो सेट बी में रिग्रेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेट बी का क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। अच्छा, सेट बी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अभी अभी किया जो वो वाला था 17, शायद 17 से फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो सेट बी क्वेश्चन नंबर 17, देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, दे दिया है कौन सा y ऑन x है, पहला वाला, कौन सा x ऑन y है, दूसरा वाला, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ x एंड y, मतलब x बार y बार फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो मैंने पहले ही बोला कि दोनों इक्वेशन को हमें कर लेना है सॉल्व, करने के बाद जो x और y का वैल्यू आएगा वही x बार y बार हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिलता है, और इंटरसेक्शन पॉइंट ही हम लोग का क्या है, जो है अरिथमेटिक मीन है। तो 17 वाला देखो वही जो हम लोग का अभी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा उसी पे बेस्ड है, 4x प्लस, और हम लोगों ने इलास्ट्रेशन में भी सेम क्वेश्चन किया, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल -1, और 5x प्लस 6y इक्वल -1। देखते हैं सही लिखा कि नहीं मैंने। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और दोनों इक्वेशन को हम कर लेते हैं माइनस। अब देखो 5 इंटू 2 10x प्लस 15y -5, और 2 इंटू 5 10x प्लस 12y -2। अब माइनस कर, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3y, और ये माइनस माइनस में प्लस हो गया मतलब -3, तो y का वैल्यू -1 हो गया। अच्छा, y का वैल्यू -1 आ रहा है, तो y का वैल्यू -1 तो यहाँ भी है, मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा। अब मुझे x भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2x इक्वल टू -1 -3 इंटू -1। ठीक है, ये पुट कर दिया y का वैल्यू, तो 2x इक्वल टू -1 प्लस 3,
2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल 1 हो गया, मतलब 1 कॉमा माइनस 1 जो है वही वाला हम लोग का आंसर होगा। तो 1 कॉमा माइनस 1 मतलब ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी देखो, ऐसा हम लोगों ने सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में किया, सेम यहाँ कर रहे हैं, तो और एक बार प्रैक्टिस भी हो गया और क्वेश्चन भी दिमाग में चला जाएगा कि क्या करना है। अब जो इक्वेशन देगा वैसे तुम लोग को सॉल्व करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 18 नंबर क्या बोल रहा है। 18 नंबर में given the regression equation 3x plus y 13 2x plus 5y 20 which one is regression equation of y on x, हमें बताना है कौन सा y on x है। ठीक है, तो सेम हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा, फिर वहां से कोफिशिएंट फाइंड आउट करके चेक करना पड़ेगा आर एक्स वाई का वैल्यू, और उसी पे डिपेंड करके हम लोग आंसर दे पाएंगे कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन क्या है। अच्छा, सबसे पहले है 3x प्लस वाई इक्वल टू 13, एक इक्वेशन दे रखा है। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग को दे रखा है 2x प्लस 5y 20, 2x प्लस 5y 20 ये दे रखा है। अच्छा, एजम्पशन क्या ले, कुछ भी एजम्पशन ले सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं पहले वाले को, हम ले लेते हैं अभी y ऑन x, इसको ले लेते हैं x ऑन y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का y ऑन x लेने से y इधर होगा, बाकी सारा डेटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इधर ट्रांसफर कर दिया। x ऑन y लेने से x इधर रहेगा और बाकी डेटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। x इक्वल टू 20/2 माइनस 5/2y। अच्छा, अब अगर ये y ऑन x है तो हमें by(x) मिलेगा, और अगर ये x ऑन y है तो bxy मिलेगा, तो by(x) कितना हो जाएगा -3। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर bxy कितना हो रहा है -5/2। अब हम लोग r फाइंड आउट करते हैं, तो rxy क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस, मतलब बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब प्लस माइनस जैसा है वैसा रहेगा, यहाँ पर बी एक्स वाई का वैल्यू है -5/2 और ये है -3। अच्छा, अब ये कैलकुलेशन करने से आ जाएगा हम लोग का 15/2, 15/2 इसका रूट यानी 2.738 ऐसे आ रहा है। अब इसका आंसर हम लोग को कैसे देना है, नेगेटिव देना है। क्यों नेगेटिव देना है, क्योंकि ये दोनों आंसर नेगेटिव में आए तो ये भी हम लोग का नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ रहा है -2.7, तो r का वैल्यू +1 से -1 के अंदर लाई करता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये एजम्पशन हम लोग का गलत हुआ, क्योंकि ये -1 को एग्जिस्ट करके चला जा रहा है, -1 को जो है -1 से ज्यादा हो जा रहा है, तो -1 के अंदर नहीं है, मतलब एजम्पशन गलत है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हम लोग का एक्चुअली होना चाहिए y ऑन x और ये इक्वेशन होना चाहिए x ऑन y। अब देखते हैं क्या आंसर दिया है हम लोग का। पूछा क्या था, पूछा था y ऑन x बताओ, तो y ऑन x हो जाएगा 3x प्लस y, तो y ऑन x हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, ये है y ऑन x, सॉरी ये तो गलत आया था ना, ये है y ऑन x 2x प्लस 5y, मतलब सेकेंड इक्वेशन यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग का एजम्पशन तो गलत था, अब एजम्पशन अगर ऑपोजिट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग का आता है y ऑन x, ये देखो ये y ऑन x हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने पहले y ऑन x माना हुआ था ना, लेकिन इससे हम लोग का जो आंसर आया वो तो मतलब जो है रेंज हमें जो दे रहा है आर का, वो जो आर का रेंज है उससे ज्यादा दे रहा है। आर का रेंज होना चाहिए -1 से +1 के अंदर और दोनों को इंक्लूड करके, तो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो ये हम लोग का एजम्पशन गलत है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, ये वाला एजम्पशन गलत लिया था। 19 नंबर देखो, गिव द फॉलोइंग इक्वेशन 2x - 3y और ये विच वन इज रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब हमें फिर से वही वैसा ही पूछ रहा है कौन सा x ऑन y है। ठीक है, तो देखो पहले इक्वेशन दोनों लिखते हैं, 2x - 3y इक्वल 10, 2x - 3y 10। अच्छा, नेक्स्ट देखो 3x + 4y 15, हम इसको मान लेते हैं y ऑन x और इसको मान लेते हैं x ऑन y, तो ये y इधर रहेगा, y रिलेटेड डेटा बाकी इधर ट्रांसफर होगा, तो y इक्वल टू हो गया 10/-3 -2/-3 इंटू x। अच्छा, अब यहाँ से -10/3 + 2/3x, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा by(x), तो by(x) है +2/3। अच्छा, x ऑन y है तो x रिलेटेड डेटा इधर रहेगा, बाकी डेटा इधर ट्रांसफर हो जाएगा।
15/3 माइनस 4/3y, 5 माइनस 4/3y, तो b x ऑन y है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा bxy माइनस 4/3। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है। अभी अभी मैंने तुम लोग को समझाया, ये पॉसिबल ही है नहीं, ठीक है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि by(x) प्लस आया और bxy नेगेटिव आया, क्योंकि दोनों ही तो कॉफ पे डिपेंड करता है। दोनों का कॉफ का आंसर एक ही जैसा लेके अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली ये हमें यहीं पर क्वेश्चन को रोक देना चाहिए और rxy ये सब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। अगर रिलेशन सच में होता तो दोनों सेम साइन दिखाता। तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा? देखो ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, बोथ ए एंड सॉरी ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, बोथ द इक्वेशंस। देखो बोथ द इक्वेशंस तो होगा ही नहीं, कोई एक ही इक्वेशन एक्स ऑन वाई होगा। नन ऑफ दिस, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई इक्वेशन में कोई रिग्रेशन लाइन बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यानी आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। तो जब भी तुम लोग देखोगे कि bxy byx और rxy का सेम साइन नहीं आके कुछ और आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो है कोफिशिएंट जो है, जो निकल के आ रहा है, ये एक्चुअली कोई रिग्रेशन लाइन बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई जो है रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा bxy और byx पे। तो ऐसा होने पे हमें नन ऑफ दिस आंसर दे देना है, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है इससे। तुम लोग rxy निकालोगे तो उसमें तुम लोग का आंसर जो है देखोगे कि +1 -1 जो भी आ रहा है एग्जिस्ट करके चल। पहला बात है कि ये मल्टीप्लाई करने के बाद रूट ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्यों? ये देखो rxy लिख के जब इसे ऐसे करोगे तो यहाँ पर -4/3 इंटू 2/3, अब माइनस का तो रूट होता ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ कोई रिलेशन है ही नहीं। ये हमें बेवकूफ बना रहा है क्वेश्चन। एक्चुअली इसका आंसर हमें देना है नन ऑफ दिस। कोई भी इक्वेशन जो है हमारा रिग्रेशन लाइन नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इफ u इक्वल 2x + 5, v इक्वल -3y - 6 एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज 2.4, व्हाट इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ v ऑन u। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पर जो भी बोला है उस डेटा को हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है u इक्वल 2x + 5, अच्छा, और v इक्वल बोला है -3y - 6, -3y - 6, y ऑन x, कोफिशिएंट y ऑन x मतलब byx, y ऑन x का मतलब byx, y डिपेंड्स ऑन x, 2.4। फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है v ऑन u मतलब vu, तो vu कैसे निकलेगा? पहले ओरिजिनल लिखेंगे, तो v का चेंजेस कैसे हुआ है? y से, u का x से, इनटू अगर y x है तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ y, और नीचे हो जाएगा चेंज ऑफ स्केल ऑफ x। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हमें स्केल चेंज फाइंड आउट करना है, तो देखो bvu निकल जाएगा, byx 2.4, स्केल चेंज ऑफ y, स्केल चेंज ऑफ x। अच्छा, यहाँ पर स्केल चेंज ऑफ u जो है वो 2 है, ठीक है, +2, और यहाँ पर चेंज ऑफ स्केल v का जो है वो है -3, ठीक है, और ये +2 है। अब u का चेंज मतलब x का चेंज, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा -3, क्योंकि x चेंज होके ही u हुआ है, तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ y मतलब y चेंज होके भी हुआ है, मतलब ये वाला -3। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -3, तो 3/2 इंटू 2.4, 3.6 आ रहा है, -3.6 आ रहा है BVU। चेक करते हैं, -3.6, हाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी -3.6। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। If 4y - 5x = 15 is the regression line of y on x, यहाँ बता ही दिया है कि ये जो है ये रिग्रेशन लाइन y on x and coefficient of correlation between x and y मतलब r, what is the value of regression coefficient of x on y। ठीक है, पहले लिखते हैं क्या पूछा है वो हमें समझ में आ जाएगा। पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है ry - 5x = 15, सॉरी 4y - 5x 4y - 5x = 15, और ये इक्वेशन कौन सा है वो भी बता दिया, y on x है।
अच्छा, ये अगर y ऑन x है मतलब इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, y हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी डेटा हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू 15/4 और 5/4x। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, by(x) मिलेगा जो कि है +5/4। ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट बोला है द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब rxy कितना है 0.75। कोरिलेशन बोला है। फिर बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, मतलब हमें bxy निकालने के लिए बोला है कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे bxy, तो देखो rxy अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना, फॉर्मूला क्या होता है bxy इंटू b/x। अच्छा, r का वैल्यू है 0.75, मतलब सारे वैल्यू पॉजिटिव होने वाले हैं। तो यहाँ भी हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि bxy पता नहीं है क्या वैल्यू है, लेकिन पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो सेम साइन होता है सभी का। अब दोनों साइड हम लोग इसका जो है रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे। तो 0.75 का स्क्वायर 0.5625 इक्वल bxy इंटू 5/4। अब ये मल्टीप्लाई होके 4/5 हो जाएगा 0.45। ठीक है, 0.45 bxy। ठीक है, तुम लोग जैसा कैलकुलेट करते हो कर सकते हो। इसके नीचे ये चला जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होने पे 0.45 आएगा bxy का आंसर। तो यहाँ पर 0.45 ये वाला ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, इसमें क्या बोला है, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y गिवन बाय, अच्छा बता दिया है, फर्स्ट इक्वेशन इज y ऑन x एंड सेकंड इक्वेशन इज x ऑन y। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, मतलब rxy पूछा है। अच्छा, यहाँ पर पहला इक्वेशन है y ऑन x, नोट डाउन करते हैं। y ऑन x इक्वेशन बता दिया है, एज वेल एज x ऑन y जो है वो भी हमें क्लियरली बता दिया है। y इक्वल टू -2x + 3, ये y ऑन x वाला इक्वेशन है। 8x इक्वल -y + 3। अच्छा, y ऑन x में हमें मिलता है b/x, तो b/x हो गया -2, ये देखो। और इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, ये 8 को हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा 3/8। अब यहाँ से क्या मिलता है bxy हो गया -1/8। अब दोनों माइनस साइन है, मतलब ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है rxy, तो प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ bxy इंटू b/x, मतलब -2 इंटू -1/8। तो ये कैलकुलेशन करने से आएगा हम लोग का प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1/4। 1/4 मतलब 1/2 होगा, क्योंकि सारे डेटा माइनस पे है तो ये भी माइनस पे आएगा, यानी -1/2 होगा। अब देखते हैं कैसे आंसर दिया है, -1/2। अच्छा, अब ये √2 दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज मत हो जाओ। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो -0.5 यानी ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, -0.5 होगा यानी ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का। तो इससे ऐसा नहीं है कि इसका √2 कर दो गलती से, 4 जो है 4 का रूट करके ही तो 2 आया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हम लोग का आंसर होगा -0.5। तो ये हम लोग का 22 वाला भी हो गया। और अगर ध्यान से देखो, जो प्रॉपर्टी सीखा है उसी पे सिर्फ एमसीक्यू चल रहा है। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें डायरेक्टली जो है कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए बड़ा बड़ा फॉर्मूला वगैरह याद रखने का उतना जरूरत नहीं होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी बेस्ड है वही काफी है। फिर यहाँ पर क्या बोला है, देखो 23rd नंबर पे, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड द वेरिएंस ऑफ y आर -3/4, √3/2 एंड 4, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x। पहले नोट डाउन करते हैं क्या बोला है। अच्छा, बोल रहा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x मतलब b/x। उसके बाद बोल रहा है द कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब rxy एंड वेरिएंस ऑफ y मतलब ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ y r -3/4, पहला है -3/4। उसके बाद बोला है √3/2। अच्छा, तो √3/2 और 4, √3/2 और यहाँ पर 4। पूछा क्या है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x, ये कितना होगा ये पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो b/x यहाँ पर बोल रहा है, एक एक चीज देखो गलत है। क्या गलत है,
अगर आर एक्स वाई हम लोग का पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स भी पॉजिटिव, या तो ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में हमें थोड़ा रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, या तो ये दोनों ही माइनस होगा या तो ये दोनों प्लस होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये आंसर आएगा अगर इसको हम लोग प्लस करते हैं। तो अगर तुम लोग का भी मैट में गलत है तो इसको ठीक कर लो, ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन देखने से ही पता चल रहा है और आंसर दिया हुआ है, नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर या तो ये दोनों नेगेटिव होना चाहिए या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने चेक करके देखा हुआ है, इसको अगर हम लोग पॉजिटिव करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आएगा। अच्छा, अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें एक फॉर्मूला पता है कि बी वाई एक्स इक्वल टू, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं आर एक्स वाई, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यहाँ पर वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। बी वाई एक्स हमें पता है 3/4, आर एक्स वाई भी पता है √3/2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो गया 4 का रूट, यानी यहां से हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y मतलब √4 इक्वल टू 2, और ये एस डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू √3, एस डी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू √3/3। हम लोग को एस डी नहीं चाहिए, एस डी का स्क्वायर चाहिए क्योंकि वेरिएंस बोला है। तो एस डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू √3/3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, ये कैंसिल होकर 3 हो गया, 16/3 आंसर होना चाहिए क्योंकि वेरिएंस यही आ रहा है। तो देखते हैं 16/3 आंसर में है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमें अपने नॉलेज से पता करना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन में कुछ गलत है तो ऐसे तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी हमारे पास अभी नॉलेज है उससे हम लोग आराम से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक प्लस एक माइनस नहीं हो सकते, या तो दोनों माइनस हो जाए या तो दोनों प्लस हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 24th नंबर, यहाँ पर बोला है कि y इतना दे दिया, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज -1, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ y। आसान बोला है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोल रहा है y है 3x + 4। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अच्छा, ये जो है ये y ऑन x है। अच्छा, इसका अरेंजमेंट भी y ऑन x के बेसिस पे ही कर रखा है, हमें कुछ चेंज वेंज नहीं करना पड़ेगा। एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज -1, मतलब x बार जो है वो -1 है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है y बार क्या होगा, y बार कितना होगा। तो सिंपल हम लोग इसमें x के जगह x बार का वैल्यू पुट करेंगे, ये ऐसे इसे अरेंज करेंगे। ये क्या हो गया एस्टिमेशन, अगर x बार दिया हुआ है तो y बार क्या होगा। तो यहाँ पर y बार इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू -1 + 4, -3 + 4 यानी 1 हो गया। तो y बार का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो जो भी मैंने प्रॉपर्टी सिखाया उसका पूरा प्रैक्टिस हो गया, हम लोगों का इलास्ट्रेशन का भी कर लिया, एमसीक्यू जो था वो भी हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। सेट सी नेसेसरी नहीं है, जरूरत भी नहीं है करने का क्योंकि 5 मार्क्स का है, ठीक है। 5 मार्क्स का सेट सी करने का कोई जरूरत नहीं है। ये इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग का नहीं आएगा, तो इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग सेट बी कंप्लीट कर लिए। सेट ए हम लोग तभी करेंगे जब एक प्रोबेबल एरर बोल के एक पॉइंट है वो बता देते हैं, उसके बाद हम लोग सेट ए जो है वो कर पाएंगे। तो सेट ए शायद कल ही कर पाएंगे, अभी हम लोग प्रोबेबल एरर देख लेते हैं तो हम लोग का रेडी हो जाएगा। तो कल हम लोग सेट ए करने के बाद करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबल एरर। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है देखो, प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर का मतलब क्या है, प्रोबेबल एरर का मतलब ये है क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज का जो है मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलो या कोई भी डेटा, अगर हम लोग कोरिलेशन, बेसिकली कोरिलेशन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग पूरा सैंपल को यूज मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल यूज करते हैं। सारी डेटा को कलेक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। कोई भी चीज का अगर हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, एक छोटा सा सैंपल लेके उस पर कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि हम लोग सैंपल लेके कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग का आंसर जो है वो एकदम एक्यूरेट नहीं आ सकता है, ठीक है। वो मेन अगर हम लोग ऑल डेटा लेके कैलकुलेट कर पाते उसके आंसर से सैंपल का आंसर का डेटा अलग, आंसर अलग आता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको लेके हम लोग कोरिलेशन नहीं निकाल सकते, तो इसमें से कुछ एज ए सैंपल लेके हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं। अब अगर हम लोग इसमें से कुछ सैंपल लेके कोरिलेशन निकालते हैं तो इस
इससे सैंपल से कोरिलेशन फाइंड आउट करके जो आंसर आता है और ये ह्यूज पॉपुलेशन का जो आंसर है उसमें डिफरेंस आ जाता है, आएगा भी, क्योंकि यहाँ पर डेटा बहुत ज्यादा है, यहाँ पर डेटा कम है, और ये जो डिफरेंस आता है इसी को बोला जाता है एरर। ठीक है, इसी को बोला जाता है एरर, दैट इज प्रोबेबल एरर। अब इसका देखो फॉर्मूला कैसा होता है, यहाँ पर पीई बोल के इसे डिनोट करते हैं। पीई इक्वल टू होता है 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर, ये 1 माइनस है, 1 माइनस आर स्क्वेयर रूट ओवर ऑफ एन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखो यहाँ पर लिखते हैं आर इक्वल कोरिलेशन कोफिशिएंट इन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेयर्स तो होगा ही, क्योंकि कोरिलेशन का बात हो रहा है, तो एक डेटा का तो बात नहीं होगा, एक्स और वाई दो दो डेटा का बात होगा। अच्छा, अब इसका यूज कैसे होता है, जो मैंने अभी बताया, कोरिलेशन is calculated using sample comma value for sample में differ from population, this difference actually difference होगा is probable error, probable error, प्रोबेबल एरर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, कोरिलेशन इज कैलकुलेटेड यूजिंग सैंपल, हम लोग सैंपल लेके कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू फॉर सैंपल में डिफर फ्रॉम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब ह्यूज अमाउंट। ठीक है, मतलब जो एक्चुअली जितने सारे डेटा अवेलेबल है उसमें से कुछ डेटा को लेके हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं, और इसकी वजह से जो एक्चुअल पॉपुलेशन और सैंपल में जो आंसर का डिफरेंस आता है उसी को बोलते हैं प्रोबेबल एरर। उसी का फॉर्मूला मैंने लिखा है, और इसका यूज जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया वो भी लिखवाया अभी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर limits of correlation r प्लस माइनस पीई। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग का आर का आंसर आएगा उसे, मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा, मतलब जो आंसर आ रहा है थोड़ा ज्यादा या कम। ठीक है, या तो हम लोग का मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल आंसर होना चाहिए, या तो उससे थोड़ा सा ज्यादा आ जा रहा है या फिर उससे कम आ जा रहा है, जिसको हम लोग ऐसे करके डिनोट करते हैं आर इक्वल टू प्लस माइनस पी। अब इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक क्वेश्चन करते हैं। देखो 17.21 ये वाला, कंप्यूट द प्रोबेबल एरर, जैसा क्वेश्चन देगा वही हम बता रहे हैं। एज्यूमिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.8 फ्रॉम द सैंपल ऑफ 25 पेयर्स ऑफ आइटम। बोल रहा है 25 पेयर्स ऑफ आइटम से जो कोरिलेशन आया है वो है 0.8, मतलब सैंपल से कोरिलेशन का आंसर है 0.8। हम लोग को बोल रहा है एरर कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो यहाँ पर एन है 25, क्योंकि एन का मतलब मैंने पहले ही बोला, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स। अब कैपिटल एन भी लिख सकते हो, स्मॉल एन भी लिख सकते हो। आर का मतलब हो जाएगा 0.8, आर दे दिया यहाँ पर, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करना है, तो पीई फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला है 0.6745। ठीक है, 6745, देखो कैसे याद रखना है, 4567। ठीक है, 4567 ऐसे याद रखना है, into 1 minus r square divided by PE 0.8 root over of 25. 0.64 minus 1, 5 divided by 5 into
0.6745, 0.048564, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का क्या आ गया, प्रोबेबल एरर, यही पूछा था प्रोबेबल एरर क्या। अगर इसका लिमिट पूछ लेता, ठीक है, अगर इसका लिमिट पूछ लेता, जो कि इसमें पूछा नहीं है, अगर लिमिट पूछता तो हम लोग कैसे आंसर देते। यहाँ पर 0.04 है, तो लिमिट पूछने से हमें आंसर देना पड़ेगा आर हम लोग का कितना है 0.8, 0.8 प्लस या माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो 0.04 जो एरर है, प्रोबेबल एरर 0.048 ले लेते, 0.048, ये एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, जितना आएगा वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। हम इसको और कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि हमें बोला नहीं है। अगर लिमिट पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, आर में प्रोबेबल एरर को प्लस या माइनस करके देखेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17.22। अच्छा, इसमें क्या बोला है देखो, सेम ही बोला है कि आर दे दिया है 0.7, एन 64 दे दिया है, फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर। तो प्रोबेबल एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबल एरर है, इसका आंसर हम लोग का प्रोबेबल एरर ये देखो 0.6745, ठीक है, 6745, 1 माइनस आर स्क्वायर, आर हमें बता दिया है 0.7, 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन है 64, तो रूट ओवर ऑफ 64, तो 8 हो जाएगा, ये वाला 8 हो जाएगा। तो 0.7 इंटू इक्वल टू 0.49 माइनस 1, 0.51 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0.6745, 0.6745 इंटू 0.51 डिवाइडेड बाय 8, 0.0429, 0.0429, ठीक है। तो ये देखो 0.0429, इसको 03 किया है। अगर लिमिट भी फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, लिमिट हो जाएगा आर यानी 0.6745 प्लस 0.0429 या फिर 0.6745 माइनस 0.0429। ये अगर लिमिट कैलकुलेशन करने बोले तो हम लोग इस तरीके से लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। लिमिट कैसे होता है, प्रोबेबल एरर आर प्लस माइनस प्रोबेबल एरर, मतलब जो हम लोग का आर का आंसर आया हुआ है वो एरर की वजह से या तो थोड़ा बढ़ेगा या तो कम होगा, तो इसीलिए प्लस और माइनस करके। अच्छा, ये हम लोग का हो गया प्रोबेबल एरर का जो कंसेप्ट था। अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका एक समरी लिखवा देते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू चेक एविडेंस ऑफ कोरिलेशन यूजिंग प्रोबेबल एरर। बताते हैं क्या है, यहाँ पर लिखेंगे केस कंक्लूजन। इफ आर लेस देन प्रोबेबल एरर, तो क्या कंक्लूजन ला सकते हैं, इफ आर ग्रेटर देन 6 ऑफ PE, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, तो क्या कंक्लूजन देंगे, या फिर सिंस आर लाइज फ्रॉम 1 to -1, तो क्या कंक्लूजन देंगे, ठीक है। तो अगर आर हम लोग का लेस देन प्रोबेबल एरर है तो नो, ऐसे लिखो, नो एविडेंस ऑफ कोरिलेशन। आर अगर ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर है, प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन इज सर्टेन। और लास्ट यहां पर लिखेंगे PE कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर आर लेस देन प्रोबेबल एरर है, ठीक है, प्रोबेबल एरर का जो आंसर आ रहा है उससे भी अगर आर कम है
तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोरिलेशन होगा ही नहीं, क्योंकि देखो जो प्रोबेबल एरर है आर जो है वो प्रोबेबल एरर से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबल एरर से कम होगा तो फिर आर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबल एरर से कम नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि अगर आर का वैल्यू प्रोबेबल एरर से कम होगा, जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल में देखो ये आ रहा है 0.8, प्रोबेबल एरर ये आ रहा है, अगर इससे भी आर का वैल्यू कम होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये कंक्लूजन याद रखना है, अगर ऐसा होता है तो कोरिलेशन नहीं है। और अगर प्रोबेबल एरर 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर जो है आर अगर ग्रेटर देन 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर है तो प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। और आर अगर +1 से -1 में होगा तो प्रोबेबल एरर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसका यूज हम लोग देख लेंगे अगर जब क्वेश्चन में आएगा तो, ठीक है, इसको कैसे हमें यूज करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर और कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट है वो लिखवाते हैं। देखो बेस्ड मेजर्स ऑफ जो कोरिलेशन है वो तो हमें पता ही है, पियर्सन का ही है। अच्छा, यहाँ पर ये लिमिटेशन मैंने लिखवाया था शायद, लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो लीनियर रिलेशनशिप पे ही होगा, लेकिन जो स्कैटर डायग्राम है वो हमें नॉन लीनियर भी फाइंड आउट करके दे सकता है, ये मैंने तुम लोग को बताया था। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखेंगे, इफ टू वेरिएबल्स x and y are independent or uncorrelated, then obviously rxy इक्वल टू 0, ठीक है। अगर दो वेरिएबल्स x और y इंडिपेंडेंट है, मतलब कोरिलेशन है नहीं उनमें, तो rxy 0 ही आएगा। तो ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, इसी वजह से मैंने ये लिखा है। नेक्स्ट लिखो, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब rxy ड्यू टू पियर्सन, मतलब पियर्सन वाला जो है कैलकुलेशन उसका rxy का बात हो रहा है, बिटवीन टू वेरिएबल्स comes out to be 0, then we can't conclude that the two variables are independent. All that we can conclude is that no linear relationship exists between the two variables. There is a possibility of non-linear relation। समझाते हैं, ये हम जस्ट ऐसे ही बोल देते तो तुम लोग को याद रहेगा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने लिखवा दिया, तो इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जिस्ट इतना ही है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अगर rxy 0 आ रहा है तो xy जो है इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई कोरिलेशन है नहीं, क्योंकि रिलेशन होगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा +1 से -1 के बीच में। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या पॉइंट बोला, इफ द rxy ड्यू टू पियर्सन बिटवीन टू वेरिएबल्स कम्स आउट टू बी 0, अगर rxy 0 आ रहा है तो हम लोग ये कंक्लूजन नहीं ला सकते हैं कि दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। लेकिन उससे देखो, एक तो ऐसा देखो दो पॉइंट ही है, अगर rxy आ रहा है कैलकुलेट करके और वो 0 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि दो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है। और एक पॉइंट यहाँ पर बोला है कि हम लोग इससे ये कंक्लूजन नहीं ला सकते हैं कि दोनों का दोनों वेरिएबल ही इंडिपेंडेंट है, बल्कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि लीनियर रिलेशन नहीं है। लीनियर रिलेशन मतलब y = a + bx, बट जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है
बिटवीन टू वेरिएबल्स देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। हो सकता है कि लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन वाला नहीं है, कर्विक रिलेशन है, ठीक है। तो वही चीज बोला है कि नॉर्मली तो देखो आर एक्स वाई अगर 0 आता है तो हम लोग कंक्लूजन यही देंगे कि कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग का आर एक्स वाई जो है वो हम लोग का 0 आने से हम लोग ये भी कंक्लूजन ला सकते हैं कि उसमें जो है रिलेशन जो है दो वेरिएबल्स के बीच में वो लीनियर वाला नहीं है, नॉन लीनियर वाला रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, और ये तो जस्ट देखो याद रखने के लिए, क्योंकि लिखवाया है तो इतना बड़ा पॉइंट हमें दिख रहा है, नहीं तो इतना बड़ा पॉइंट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग और एक पॉइंट देखेंगे, दैट इज स्पूरियस रिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है देखो, स्पूरियस रिलेशन का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोर रिलेशन, ठीक है। मतलब कोई सेंस नहीं है रिलेशन का। हम एक बार लिखवा के एक एग्जांपल दे देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है देयर आर सम केसेस व्हेन वी मे फाइंड ए कोरिलेशन between two variables using product moment, मतलब कार्ड पियर्सन वाला प्रोडक्ट मोमेंट, although the two variables are not particularly related. This is due to the existence of a third variable which is related to both variable under consideration. It is known as nonsense correlation. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड आयरन फॉर लास्ट 20 years. देखो, आयरन और राइस के प्रोडक्शन में कोई भी कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। मतलब राइस का प्रोडक्शन कम हुआ है उसके लिए आयरन जो है रिस्पॉन्सिबल है, या आयरन का प्रोडक्शन कम ज्यादा के लिए राइस रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी चीज का रिलेशन निकाल चुके हैं लेकिन उसके बाद हमें दिख रहा है कि इन दोनों में जो रिलेशन है जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो अगर देखा जाए प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। देयर आर सम केसेस व्हेन वी मे फाइंड ए कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग प्रोडक्ट मूवमेंट ऑल्दो द टू वेरिएबल्स आर नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड। और इसमें अगर रिलेशन कुछ हुआ है तो वो किसी तीसरे वेरिएबल के लिए हुआ है। जैसे देखो कि तुम लोग एक रिलेशन जैसे बताते हैं, जैसे मान लो तुम लोग कैलकुलेटर खरीदते हो पर ईयर फॉर एग्जांपल, और हर साल देख रहे हो कैलकुलेटर का प्राइस बढ़ जा रहा है। जैसे ही तुम लोग नए नए क्लास में जा रहे हो, जैसे मान लो क्लास 11 उसके बाद 12 उसके बाद कॉलेज, तो तुम लोग देख रहे हो कि जो कैलकुलेटर है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे कोई लिंक नहीं है कि तुम लोग का क्लास चेंज हो रहा है तो कैलकुलेटर का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तीसरे किसी जो है मतलब वेरिएबल्स के लिए हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज परचेसिंग पावर के लिए, इकोनॉमिकल कंडीशन के लिए। तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है कि थर्ड जो वेरिएबल है वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है बाकी दोनों चीजों के लिए, ठीक है।
ये एक्चुअली टाइम है। देखो टाइम जैसे तुम लोग का 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, जैसे ही 1 साल बीत रहा है चीजों का दाम जो है वो बढ़ जा रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है ये किसी थर्ड वेरिएबल से जो है रिलेटेड है। तो अगर हम लोग ऐसे दो चीजों का रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्पूरियस कोरिलेशन। ठीक है, तो ये देखो तुम लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमें स्पूरियस कोरिलेशन का। यहाँ पर ये यहाँ पर होगा शायद। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्पूरियस कोरिलेशन मिल जाएगा। मुझे यहाँ दिखाने ही कहाँ चला गया, यहाँ पर तो होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो लिखवा दिया, यहीं पर होगा। इट इज टेक रिसोर्सेज टू कोरिलेशन, नहीं एक सेकेंड, कहाँ पर लिखा हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डिविजन तो इसी पैरा में होगा, क्योंकि यही तो लास्ट पैरा है। ये प्रोबेबल एरर उसके बाद हाँ इसी में होना चाहिए। ठीक है, इसी में होना चाहिए। अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा स्पूरियस कोरिलेशन। अच्छा, अब इसमें और कुछ बाकी नहीं है। अब बस एक नॉन डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है। कंसेप्ट कुछ नहीं है उसका, जस्ट एक फॉर्मूला ही याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन और नॉन डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये अभी हम नहीं करवा रहे, कल हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये जो लिखा हुआ है इसी को हम लिख पाएंगे। चाहो तो तुम लोग कॉपी में लिख सकते हो, बस यही वाला हमें लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको हम समझा देंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हम लोग जो है सेट ए उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है, कल ये वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही करते हैं।